Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Welcome to The Print. I'm DK Singh. With me is our Northeastern correspondent अंगना चक्रवर्ती और हमारे साथ हैं मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक। काफ़ी इनसे आप काफ़ी न्यूज़ में सुन रहे होंगे इनके बारे में। उनको अभी इनका जो इमेज आ रहा है वो कि गवर्नर विद डिफरेंस, क्योंकि बाकी सारे गवर्नर्स जहाँ पे हैं उनको हमेशा अपोजिशन पार्टीज कहती है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को सपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी आउटस्पोकन है, बिना किसी पार्टी को देखते हुए ये इशू वाइज जो इनको बोलना होता है बोलते हैं, और इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। सर, इस मामले में फिर से पूछना चाहूँगा कि काफ़ी मीडिया में डिबेट चल रहा है, कुछ आपका टीवी चैनल्स पे भी हमने देखा, ये कह रहे हैं कि जो आप संवैधानिक पद पे हैं तो आप फार्मर्स इशूज़ पे बोल नहीं सकते। ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा आपको लगता है क्या? अब ये जो लोग अज्ञान है जिनको, वो बोलते हैं संवैधानिक पद पे रह के तो गवर्नर्स ने सरकारें बर्खास्त करी गैर कानूनी तरीके से, डिफेक्शंस कराए, तब कोई नहीं बोला। मैं तो एक वाजिब बात कर रहा हूँ उन सेक्शंस की जिनमें मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा बेसिक ड्यूटी है पहले उनको सपोर्ट करना, गवर्नरशिप और नो गवर्नरशिप। तो अभी जो फार्मर्स का आंदोलन अब ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन रिपील करने की बात जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस की है, आपको लगता है कि अब ये सुलझ गया? आप उससे खुश हैं अभी जो निकला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी बिगनिंग की है और अपनी तरफ से तीनों कानून वापस ले लिए, तो उससे एक सूदिंग इफ़ेक्ट आया है किसानों में भी। एक ही इशू है जो बेसिक है शुरू से, एमएसपी का, उसको और रिजॉल्व कर दें तो बाकी चीज़ों पे तो किसान कमेटी बना के और घर जाने के लिए तैयार हैं। तो आप गारंटीड मतलब लीगली बैक्ड एमएसपी आप सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि एमएसपी यहाँ लागू ही नहीं होती। किसानों की 95% प्रोड्यूस जो है उसकी डिस्ट्रेस सेल होती है, जो दाम तय होता है उससे बहुत नीचे बेचते हैं। ये जो एक 3 लॉ थी इसको बहुत एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के रूप में देखा जा रहा था। ये दूसरी बात है कि फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स क्या रिग्रेसिव था, वो नहीं चाहिए था, या फिर? पहले तो इनमें कोई रिफॉर्म नहीं है। ये एक बहुत होशियारी से किसानों को ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश थी, जिसको किसान समझ गया। किसान यहाँ का बहुत होशियार है, उसे आप बेवकूफ़ मत समझिए। अच्छा, खैर उसके अगर भले में भी था तो उससे बात करके बनाते, उसको कन्विंस करके बनाते। तो अब रिपील होने के बाद आपको लगता है कि आपने कहा है कि जैसे 300 साल तक नहीं भूलते किसी चीज़ को, जाट्स भी कभी नहीं भूलते, अब रिपील करने के बाद लगता है कि वो भूल जाएंगे? नहीं, रिपील करने के बाद तो अच्छा असर गया उनमें, लेकिन वो भूल जाएंगे अब सारा कुछ पहले जैसा नॉर्मल नहीं भूल जाएंगे। यानी अब रिपील करने के बाद इनको कानून तो लाना पड़ेगा। वो ये किसानों के साथ मशवरा करके मिल के लाएं तो भूला हुआ है फिर तो अब इनको या प्रधानमंत्री जी को या जो भी बीजेपी में हो, रूलिंग पार्टी में जो भी हो, उनको मृत्युंजय जाप करने की जरूरत नहीं। आपने कहा था कि नहीं, वो कोई, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अकाल तख्त नहीं तोड़ दिया है, वो तो किसी और संदर्भ में मैंने कहा था। मृत्युंजय जाप का थोड़ा बताएंगे कि हम लोगों को पता नहीं है उसमें कि अरुण नेहरू आप कितने अच्छे दोस्त थे, क्या हुआ उसमें? क्या हुआ था जब ये तो जानते हैं सारा, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया और उसमें अकाल तख्त टूट गया। ये हिस्ट्री है स्वर्ण मंदिर की कि जिसने भी अकाल तख्त तोड़ा उसको सिखों ने पनिश किया। मिसेस गांधी से पहले भी कई जो मुगल्स थे उनको उन्होंने मारा था बाद में। तो मिसेस गांधी ने महामृत्युंजय पाठ कराया और उन्होंने, अरुण नेहरू ने कहा कि फूफी आपका तो इसमें यकीन नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये नहीं भूलते हैं और मुझे मारेंगे ये। तो ये जो आप पे काफ़ी कमेंट्री चल रही है कि आपने कंपेयर कर दिया इसको इंदिरा गांधी ने जो किया उससे फॉर्म लॉ। देखिए, चाइना में एक कहावत है कि मूर्ख आदमी को आप चांद दिखाएंगे तो चांद नहीं देखता, उंगली देखने लगता है। भाई, मैं आप एक सीधी सादी बात कह रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री का शुभचिंतक हूँ, प्रशंसक हूँ। अगर उनके बराबर से कोई बिजली का तार जा रहा है और उनको नहीं दिख रहा तो मैं नहीं कहूँगा देख के ये बिजली का तार है, या कोई स्नेक है उनके पैरों में तो नहीं कहूँगा देखिए सांप है, इससे बच के चलिए। आप प्रधानमंत्री के प्रशंसक हैं, आपने कहा। अभी भी हूँ बहुत चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे कि आपने एक मुहिम ठानी हुई है कि सरकार के खिलाफ ये फार्म लॉज को लेकर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे वो लोग हैं जिनको ना तो खेती का मालूम है, ना लॉज का मालूम है, ना इनको, ये सिर्फ नाइसिटीज़ की बात करते हैं।
इन्होंने कभी गवर्नर्स ने जो सरकारें गिराई और अल्पमत की सरकारें बनाई, इनमें से कोई बोला था? ये सारा तो जो ब्रिगेड है लगा हुआ है ट्विटर पे, ये सारा मैनेज ब्रिगेड है। अच्छा, ये 1 लाख होंगे, मेरे साथ तो करोड़ों किसान हैं 3-4 स्टेट के। तो ये आपको लगता है कि आउटस्पोकन होने का आपको कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ता है? क्योंकि पिछले 4 साल में आप बिहार 4 राजभवन चेंज कर चुके हैं, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, वैसे बीच में एडिशनल चार्ज आपके पास ओडिशा का भी था। तो ऐसी पोस्टिंग तो एक ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं जो काफी वो उनकी आउटस्पोकन भी नहीं होते होती हैं। है। नहीं, मुझे उसका कोई शिकायत नहीं है सरकार से। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला हूँ जो पहले प्रधानमंत्री जी को ना बता चुका हूँ। तो लास्ट टाइम जब प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी आपको फार्म लॉज को लेकर, उसमें उन्होंने कुछ एश्योरेंस आपको दिए थे या? नहीं, मुझे ये लगा कि बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी किसानों की। सर, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी जो पोस्टिंग हुई थी काफ़ी क्रूशल थी। मतलब उस समय ऐसी हालत थी कि अब CCS की बात करें सेंटर में, तो उसके बाद से शायद सबसे अहम आपकी जिम्मेवारी थी कंट्री में। जी। तो कुछ उस समय की बात करें, अब 2 साल से ज़्यादा हो गया है, कि कैसे हुआ, कैसे आपने मैनेज किया? मतलब पहली बार वो कब पता चला कि ये मूव होने जा रहा है, किसने कहा? देखिए, वो सब तो आई एम अंडर ओथ, उसमें नहीं बोलूँगा मैं, कभी किताब लिखूँगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने वहाँ 6 महीने में शेखर साहब एक ही काम किया था, और वो था आउटरीच का। मैंने अपना टेलीफोन नंबर सबको दे दिया था, और मैं 2 बजे भी खुद फ़ोन उठाता था। दूसरे, मैंने राजभवन खोल दिया था, बिना अपॉइंटमेंट कोई भी किसी भी वक्त आए। तो लोगों में ये विश्वास हो गया था कि ये आदमी हमारा है। मतलब गिलानी ने मुजफ्फर बेग साहब से कहा कि भाई इस गवर्नर से तो डील किया जा सकता है, ये तो जब बात करता तो दिल को निकाल के हथेली पे रख लेता है। तो उनको ये लगता था कि इसमें कोई तिकड़म नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट में है। फिर बहुत डेवलपमेंट का बहुत काम किया, और कोई भी ज़रा बात होती थी मैं उसकी सुनवाई करता था। तो लोगों पे मुझे यकीन था। पुलिस का मैंने जो भत्ता मरने पे मिलता था वो डबल, बहुत सारी सुविधाएं दी थी मुझे। जिस दिन ये 370 हटा रहे थे तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैंने कहा चिड़िया भी नहीं मारनी पड़ेगी। कहने आप कैसे कह रहे हैं? मैं मुझे यकीन है, मैंने काम कर रखा है इनमें। मैंने एक सेंस ऑफ फटीग डाल दिया कि 200 लड़के दुनिया की दूसरे नंबर की फौज से लड़के कुछ नहीं ले सकते, बातचीत से सब कुछ ले सकते हो। तो चीफ सेक्रेटरी ऐसा क्यों कहते कि 1000 लोगों को मारना पड़ेगा? नहीं, उनका क्या वहाँ रिवाज था। वहाँ देखिए आप, जब बुरहान वानी मरा है तो 150 आदमी मरा है। फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन इस बार को छोड़ के 10 आदमी मरते थे श्रीनगर में। थानों पे चढ़ जाते थे, हथियार छीन लेते थे। मुझे ये भी मशवरा दिया गया कि ये कश्मीर पुलिस को अपनी सिक्योरिटी से हटा दीजिए। मैं कहा नहीं, मुझे इन पे यकीन है, कुछ नहीं होगा। और आप हैरत करेंगे, ईद का महीना था, एक सिपाही ने भी छुट्टी की अर्जी नहीं दी, सब ने लाइन में ईद मनाई। तो आपको किस समय से आप इस पूरे 5 अगस्त से पहले से आप इस प्रिपरेशन में लग गए थे या? नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मेरा एक जनरल जो मुझे वो था, जिसको कहिए मैंडेट PM का, उन्होंने कहा था कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, तुम्हें आउटरीच करना, लोगों का यकीन हासिल करना। वो मैंने किया। क्योंकि आप उसी समय गए जब इस पूरी तैयारी चल रही थी हटाने की। तो मैं अगर वो ना सॉरी असेंबली ना डिसॉल्व हो तो भी नहीं होता ही, क्योंकि असेंबली को भेजना था लिख के। असेंबली होती दूसरे लोगों के कब्जे में। वो तो असेंबली के राइट्स मेरे में निहित हो गए थे गवर्नर रूल की वजह से। तो मैंने लिख दी चिट्ठी, वो पार्लियामेंट में पेश हो गई, उस पर बहस हो गई, 370 हट गई। तो आप ये दोनों डिसीजन से सहमत थे? 370 में तो आप हमेशा सपोर्ट ही कर रहे हैं उसका एब्रोगेशन का, लेकिन ये जो एक स्टेट को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, उससे भी आप सहमत है? इसमें सहमति असहमति का नहीं है, वो उन्होंने बना दिया, मैंने मंजूर कर लिया। लेकिन इसको अवॉइड किया जा सकता, उसका एक रीज़न था जो मुझे लगता है, वो ये था कि जब आप उसको वो बना देते हैं यूनियन टेरिटरी, तो पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के मातहत आ जाती है। लेकिन उसको अवॉइडेबल था पैदा। अब वो तो जो करने वाले हैं वो लोग जाने, मतलब मुझे करना होता तो मैं नहीं करता। और अब 2-2.5 साल हो गए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जैसे पूरे एक डिबेट से बाहर हो गया, साइडलाइंड है, और हम कह रहे हैं जैसे वो मैटर ही नहीं करते, नई लीडरशिप आएगी। आपने वहाँ
इतना क्लोजली देखा है, आपको लगता है कि बिना मेन स्ट्रीम पार्टीज़ की फिर से नॉर्मलसी आएगी वहाँ पे? देखिए, ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, इस कश्मीर के सारे मामले में जो मोदी जी से पहले की दिल्ली सरकारें रही हैं, अटल जी से भी पहले की, उनका बहुत बड़ा रोल है ख़राब करने में। वो बेईमानी करती थी चुनाव में। अब ये जो वहाँ बैठा है सलाउद्दीन, ये चुनाव जीता हुआ था, सिर्फ बाथरूम गया उठ के, और जब आया तो बताया कि हार गए। 87 दो इलेक्शन ऐसे हुए, एक में तो सबके पर्चे कैंसिल करा दिए दिल्ली ने, उनका रोल है। और ये जो लोकल लीडर्स हैं, इनका रोल है। ये झूठे सपने दिखाते थे, दिल्ली से आते थे, हरा रुमाल निकालते थे एयरपोर्ट पे, और ये इम्प्रेशन देते थे कि पाकिस्तान हमको टुकड़े टुकड़े करा देगा, जबकि वो मुशर्रफ इनको कह के गया, सबको कहा, सारे लीडर्स को कहा कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं ही टूट जाऊंगा इसमें, जो लेना बातचीत करके ले लो। लेकिन अब उनका क्या रोल देख रहे हैं मेन स्ट्रीम पार्टीज? अब तो मेरा टच नहीं है कुछ, मैं कश्मीर पे मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। तो अभी जो वहाँ देख रहे हैं, काफ़ी अब सिविलियन किलिंग्स काफ़ी शुरू हो गई, इसी साल 30 से ज़्यादा मारे गए, जो काफ़ी, क्या गड़बड़ हो गया वहाँ पर जो आपके समय आने के बाद? माफ़ करिएगा, उसमें मेरा कमेंट ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, एक कमेंट जो आपने वो कहा कि आपको 300 करोड़ का बेसिकली एक तरह से घूस ऑफर किया गया, काफ़ी उस पर लोग बोल रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, उस पर कुछ क्लैरिफाई करना लोग चाहेंगे? असल में ठीक से ना सुनते हैं, ना ठीक से अखबार पढ़ते हैं, ना ठीक से न्यूज़ सुनते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई घूस ऑफर किया गया। दो मामले थे जिनमें मैंने महसूस किया जाते ही कि इनमें गड़बड़ है, और उनको मैंने कैंसिल किया। जब मैं कैंसिल कर रहा था तो जो सेक्रेटरी थे उन डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने कहा साहब इनमें ये इन्वॉल्व था, ये आदमी इन्वॉल्व था, इतना रुपया दिया जाना था, और ये आपको भी मिल सकता है। मैं तो 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कैंसिल किया, और अगले ही दिन मैं पीएम से मिलने आया, और उनको मैंने बताया कि साहब एक ये है, इसमें अंबानी भी है, लेकिन मैं तो कैंसिल कर रहा है। अगर आप किस अंबानी की बात है, कौन सा प्रोजेक्ट था वो था उसका इंश्योरेंस वाला, अनिल अंबानी का? अनिल अंबानी। और ये आरएसएस के एक लोग उसमें से कोई इन्वॉल्व है इस पे? अब आप मुझे क्यों फंसाना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कौन था। क्योंकि कितना कंट्रोवर्सी हो रहा है, उस पर थोड़ा क्लैरिटी इससे आई कि आरएसएस के एक बहुत बड़े अफसर, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कैंसिल होने की शाम को कैंसिल किया मैंने, सुबह मेरे यहाँ बिना नहाए धोए, मैं भी नहीं नहाया धोया था, 7 बजे आ गया, और आके पूछा यार आपने कैंसिल कर दिया? मैं कहा जी हाँ। कि चिट्ठी तो नहीं चली गई? मैं कभी पूछता हूँ चीफ सेक्रेटरी को, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा चिट्ठी चली कैसा? वो तो मुझे पता था चली गई है। उन्होंने कहा वो तो कल ही चली गई थी। तो बड़े दुखी हो के लौटे। में उन्हें फर्दर प्रोब की तो पता चला कि इन्होंने एश्योरेंस कर रखा था, हम करा देंगे। सर, वो तो आपका JNK का रहा, काफ़ी इवेंटफुल रहा है वो डे। उसके बाद अब गोवा गए, वहाँ पे फिर वहाँ की सरकार में करप्शन को लेकर आपने कुछ कहा उसके बाद? गोवा में ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि जिस दिन वहाँ लॉकडाउन हुआ तो चीफ मिनिस्टर ने जो ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई वो एक कंपनी को दे दी, और कोई कंपनी दुनिया की सारे गोवा को घर पे दूध नहीं पहुंचा सकती, ना सब्जी पहुंचा सकती है। 3 दिन तक लोगों को दूध नहीं मिला। वो जो जुनून में हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, नफीसा अली का बयान है कि मुझे 3 दिन से दूध नहीं मिला है। तो लोग मारे मारे फिर रहे थे। मुझे वहाँ के एक बहुत संजीदा आदमी ने कहा सर दुकानें लुट जाएंगी कल तक अगर आप खुलवा नहीं देंगे। तो मैंने फिर प्रधानमंत्री जी को कहा कि ये ऐसा ऐसा इन्होंने किया है। मुझे मालूम था कि उसमें कौन क्या ले रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने के इंटरवेंशन से वो खुली। लेकिन फिर आप शिफ्ट हो गए यहाँ पे? हो ही जाना था जब मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उनके लिए। और बहुत चीज़ें थी, मैंने सब बताई। एक ऐसी घटना थी, वो मेरा कहना मान लेते तो वो वहाँ उतना कोरोना नहीं बढ़ता। कैसे? जैसे वो हुआ एक एरिया से ट्रक गुजरते थे, तो वहाँ ये एयरपोर्ट के पास है एरिया, मैं नाम भूलता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने, MLA ने, सब ने कहा कि साहब हमारे यहाँ लॉकडाउन कर दीजिए, कोरोना बढ़ रहा है और ये सारा जो ट्रकों के जरिए लोग आते हैं उससे बढ़ रहा है। लेकिन वो उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था तो इन्होंने नहीं किया, ना लॉकडाउन किया ना ट्रकों को रोका। तो उस पर भी मैंने बताया PM को, और कई चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पता कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं कहा साहब आपने 19 पता कर लिया जो इसको कर रहे हैं। एनीवे कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि आपको जाना है तो जाना है, कोई बात नहीं है।
आपको लगता है उसके लिए पनिश किया गया आपको कई बार? आप नहीं, जैसे उनको राज ये माला लगा बच्चे होगा का- कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सका। वहाँ हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में आज भी इतना झगड़ा है। हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, चीफ मिनिस्टर कह रहा है नहीं, हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। जी जी, विश्वजीत से बात करिए कभी आप। तो सर एक इसके पहले अंगना यहाँ के बारे में कुछ पूछेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे। एक मैं जानना चाह रहा था, आप पब्लिक लाइफ में क्या यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स इन द कंट्री, मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। 74 में आपने पहली बार अपना चुनाव जीता जी, और तब से पब्लिक लाइफ में हैं। अभी अब गवर्नर के चेयर पे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि अभी के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नर की पोस्ट की ज़रूरत है? क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि सेंटर के एजेंट होकर सारे गवर्नर्स जा रहे हैं। नहीं वो काम तो वही करते हैं जो सेंटर कहता है। इसकी ज़रूरत है क्या अभी हमारे सेटअप, फेडरल सेटअप? मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। ठीक है, अंगना आप पूछो। हाँ सर, तो एक मुद्दा जो है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली मेघालय में, ये इनर लाइन परमिट, जो आपकी बातचीत सेंटर से भी हुई थी, इस बारे में अभी भी हो रही है। और आपने ये भी कहा कि आईएलपी का इम्प्लीमेंटेशन शायद ये इकोनॉमी के लिए हानिकारक होगा इधर का। कोई नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा यहाँ। बाहर का आदमी क्यों आएगा जलील होने के लिए? आईएलपी की क्या ज़रूरत है? एक तो आईएलपी होने के बाद ये ठीक वही हो जाता है जैसे कश्मीर का दिल्ली से जुड़ाव नहीं है, वैसे इनका दिल्ली से जुड़ाव कम हो जाएगा। पहले ही काफ़ी फ़र्क है और उससे बहुत हैरेसमेंट होगा इन्वेस्टर्स को। ये मैंने वो बुलाए थे जो एनजीओज़ हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उन्हें मैंने समझाया था, लेकिन उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। आईएलपीए के मामले में काफ़ी वसूली होती है। लेकिन इसमें चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक थोड़ा सा आइडेंटिटी वाला इशू यहाँ पे आ गया था, थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत थी उसको। देखिए, चीफ मिनिस्टर दोनों तरफ खेलते हैं, मतलब उनकी भी कहते हैं, उनकी मजबूरी है, और सेंटर की भी सुनते हैं। इसमें जो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि रेलवे लाइन की ज़रूरत नहीं, हमें बाहर के लोग आ जाएंगे। यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, क्यों नहीं आ जाएंगे? तुम नहीं जाते हो सारे देश में, दुनिया में। तो सर, ये सीए की बात करें तो अभी ये जो फार्म बिल विड्रॉ हुआ है, तो इसके तहत अभी सारे ऑर्गेनाइजेशंस असम में भी अभी एजिटेशन को बढ़ाने की, रिज्यूम करने की बातें कर रही है। तो आपका पोजीशन क्या रहेगा? मेरा पोजीशन ये है कि वो बेवकूफ़ी की बात है, उसको सरकार को नहीं सुनना चाहिए, सख्ती के साथ निपटना चाहिए। और इनके पास इतना मादा नहीं है कि अपने 700 लोग मरवा सकें। नहीं, ये एक्चुअली सीए में दूसरा पूछ रहे थे कि सीए पे आपका क्या स्टैंड है? नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम सीए को लेके है, सीए को लेके क्या प्रॉब्लम है इनको? सारे राज्य तो कह रहे हैं कि ये एक आइडेंटिटी का इशू हो जाएगा इधर। इनमें कहीं आइडेंटिटी का इशू नहीं है, बल्कि लोहिया ने एक किताब लिखी थी 62 के चाइनीज़ अटैक के बाद, और उसने लिखा था कि इसमें गलती ये हुई है नेहरू से कि उसने यहाँ आईएलपी दे रखा था और इन लोगों का कभी देश से जुड़ाव नहीं हुआ। हमले के वक्त भी कई स्टेट्स का उस तरह की उनको वो नहीं था देश के लिए जो फीलिंग होती है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन, आई नो आपको जाना है अभी पे, एक हाँ। अब 1 साल से कम रह गया आपका, अब काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है कि अब शायद आपका ये टर्म पूरा हो जाए तो पॉलिटिक्स में लौट के आए। बिल्कुल नहीं आऊँगा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। मैं मतलब बहुत पॉलिटिक्स कर लिया मैंने, अब करने लायक नहीं रही है, और हम लोग मिसफिट हैं उसमें। मिसफिट क्यों है? मिसफिट में गवर्नरशिप में ही मिसफिट हूँ, तो उसमें नहीं, इसके बाद है ना पॉलिटिक्स, जिस तरह जितना रुपया उसमें चाहिए वो हम जनरेट नहीं कर सकते। तो आगे क्या रिटायर्ड लाइफ होगा? पॉलिटिक्स आज़ादी के बाद एक मिशन था लोगों के लिए, उसके बाद भी उसमें आइडियलिज्म रहा, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल बिजनेस हो गया। बिजनेस के बाद क्राइम आ गया, उसमें रुपया आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, वो हर आदमी अब कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जी आपको एक फ्रेश ट्रेनिंग और ऑफर करते हैं तो आप कंटिन्यू करेंगे फिर? वो हाइपोथेटिकल है, उसमें मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, और क्यों करेंगे वो एक आजमाए हुए आदमी को। आपका एक्सपीरियंस है इतने स्टेट्स का। वो उसको कोई नहीं पूछता है एक्सपीरियंस से, तो मैं उस पर किताब लिखूंगा एक। नहीं, इसमें मैं ऐसा पूछना चाह रहा था वही कि अब फार्मर्स एजिटेशन को लेकर आप इतना तो बोले, एजिटेशन ओवर होने वाला है, इसका क्या मतलब यूपी चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? यूपी चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ी, इसमें पीएम के लिए सॉफ्टनेस हो जाएगी उनके उसमें, लेकिन यूपी के चुनाव में वही एटीट्यूड रहेगा जो था। मतलब मृत्युंजय जाप भी करें लेकिन वो माफ़ नहीं करने वाले हैं।
तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप पे भी नहीं कुछ कर बीजेपी सकते। ने ये इम्प्रेशन दिया ही नहीं 5 साल में कि हम प्रो फार्मर। आज तक गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो गुस्सा ये, अच्छा गन्ना किसान के चलिए स्टेट भी है उसमें, लेकिन सेंटर पे ये गुस्सा किसान निकालेंगे, स्टेट पे निकालेंगे फिर वो? स्टेट पे निकालेंगे, सेंटर पे तो अब निकालने का इस वक्त कुछ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। अच्छा, उसमें एजिटेशन के समय में एक योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, कहा जा रहा है कि उन्होंने जब उठाने की कोशिश की जाकर टिकैतौड़ को वहाँ से, तब सारा ट्रिगर हुआ। वो गुस्सा गया है कि नहीं जाट कम्युनिटी से? वहाँ उन्होंने जिस तरह से फोर्सेस भेजी थी, आपने देखा होगा, उसमें तो मैंने किसी बड़े नेता को इन्वॉल्व किया और उसको रुकवाया। अच्छा, आपने रुकवाया उसको? जी, 11 बजे। और रुकवाया भी इसलिए इन्हीं के इंटरेस्ट में, चूँकि जैसे ये लड़का रोया है, इसकी बैठक पे 1000 आदमी पहुंच गया था वहाँ इसके गांव में, और अगले दिन पंचायत होनी थी जिसमें लाख से ज़्यादा आदमी पहुंचते। तो अगर इसको उठा लेते योगी अपने तरीके से, तो वायलेंस हो जाती बड़े पैमाने पर, वो कहाँ तक फैलती भगवान जाने। तो मैंने जिस नेता को इस बताया ये, तो वो एग्री किए कि हाँ सतपाल ये रुकना चाहिए, वायलेंस का ये रुकवाओ किसी तरह। तो मैं कहा रुक जाएगा, आप इसको आज रात मत अरेस्ट करें, कल कर लेना। तो मान गए। उन्होंने 10 मिनट में फोर्सेस वापस कराई और कहा कि इसको को मुझसे बात कर ली। इसने फ़ौरन बात करके उनको एश्योरेंस दे दिया कि मैं अपने भाई को कह दूंगा पंचायत में कोई वायलेंस की बात नहीं होगी। सर, आपने वेस्टर्न यूपी पॉलिटिक्स, आप वहीं से फर्स्ट टाइम एमएलए आप वहाँ से हुए बागपत से, ये टिकैत ब्रदर्स के फादर को भी देखा हुआ है, उनके बेटों से उस तरह का पॉलिटिक्स नहीं हो रहा था फार्मर्स का। ये लग रहा है कि फार्मर्स एजिटेशन ने उनको एक नया दे दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया जो नहीं थे। और ये 2013 के बाद, वो दंगों के बाद, ये जो पूरे वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम जाट का जो एक रिफ्ट पूरा शुरू हो गया था, ये भी काफ़ी वो हुआ है। ये फार्म लॉज के बाद ये सारा खत्म हो गया है इसमें? खत्म तो नहीं, लेकिन काफ़ी नज़दीक आए हैं। और ये आपको लगता है जयंत चौधरी, अब तो सिरोपा भी उनको मिल गया, मतलब महापंचायत सबसे, अब वो क्या जाट के नेता निकल के हैं अब फाइनली, जो कि शुरू में कई लास्ट 2 टाइम हार चुके हैं? प्रूव करना होगा, पर एज ऑन टुडे उनके लिए सिंपैथी है जाटों में। तो वेस्टर्न यूपी में आप देख रहे हैं आरएलडी एसपी इनको मेजर गेन मिला है, मेजर चंक मिलेगा, और मुसलमान भी मिल जाएगा इनको। तो फिर तो यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा ऐसे में। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के बारे में क्या है, गवर्नेंस स्टाइल के बारे में? एसेट फॉर बीजेपी, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर पे किया है उसका बेनिफिट उनको होगा, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे, नथिंग एल्स। बाकी कास्टिज्म वहाँ इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ बिरादरियों का परसिक्यूशन हुआ है जो बीजेपी से जुड़ी हुई थी। ब्राह्मण्स के बारे में कह रहे हैं आप, लेकिन ओवरऑल उनका जो गवर्नेंस रहा है पिछले 4.5 साल का, अच्छा देखिए, एक तो वो करप्ट नहीं है, उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे, उसने गुंडों के साथ सख्ती के साथ वो किया है सुलूक, चूँकि ये वही है ना जिनके ऊपर उसने मुख्तार अंसारी ने गोली चला दी थी, ट्रक के नीचे घुस गए थे, फिर पार्लियामेंट में आके रोए थे, वर्चुअली रोए थे, याद होगा आपको। तो ये, और दूसरे जो एक लखीमपुर वाले का बहुत बुरा असर हुआ। तो आपको लगता है ऐसे में एक सेंटर में कोई मिनिस्टर होने चाहिए, मतलब उसका कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे? वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम इज़ वेरी प्रोएक्टिव, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इन लोगों का कई बार ये रहता अपने ख़राब आदमी को भी डिफेंड करते हैं। वो जो स्टेट मिनिस्टर है मिश्रा, उसकी जो स्पीच है उसी के बाद उसको हटा देना चाहिए था कि तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये है वो है, ऐसे बोला जाता है। और वैसे में फिर रेजिग्नेशन आप उनका नहीं ले रहे हो, इसका असर पड़ेगा ग्राउंड पर इलेक्शन में? ज़रूर पड़ेगा, कम से कम उस एरिया में पड़ेगा, लखीमपुर खीरी के आसपास। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नमस्कार।